बेसिकली ये जो मार्क्स ने और एंजल्स ने मिलके ये जो मॉडल दिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म का, बेसिकली ये एक मॉडल था, ये एक हाइपोथेसिस था। और इसको एक इस हाइपोथेसिस को मॉडल को मार्क्स एंजल्स ने एक थ्योरी के रूप में पेश कर दिया, एक परफेक्ट साइंटिफिक थ्योरी के रूप में पेश कर दिया। जो उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक मार्क्स एंजल्स की ये थी कि वो एक हाइपोथेसिस था, एक मॉडल था जो सब्जेक्ट टू चेंज था, जो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन था, उसको अभी एक्सपेरिमेंट में गुजार के उसके अंदर चेंजेस लानी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये है कि उस मॉडल को एक मार्क्स और एंजल्स ने भी एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में पेश कर दिया, जबकि वो कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी। नेचुरल साइंस में भी पहले थ्योरी जो होती है उसकी पहली स्टेज एज ए हाइपोथेसिस होती है, उसकी पहली स्टेज एज ए मॉडल के रूप में होती है। और साइंस तब तक उसको थ्योरी नहीं मानता जब तक उसके एविडेंस नहीं मिलते, जब तक वो एक्सपेरिमेंट में प्रूव नहीं होती। जहां जो सबसे बड़ी गड़बड़ की मार्क्स एंजल्स की वजह से जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, और मार्क्स के जो सक्सेसर रहे हैं लेनिन या कोई और, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, माओ, सब, उसने मार्क्स की थ्योरी को, मार्क्स के मॉडल को एक परमानेंट एब्सोल्यूट थ्योरी के रूप में पेश कर दिया, जो उसी की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। और गड़बड़ इसलिए भी हुई कि वो एक कंटिन्यूस, जब मार्क्स ने ये कहा था कि हर चीज लगातार उसमें परिवर्तन होते हैं, और मार्क्स की जो थ्योरी थी, मटेरियलिज्म की फिलॉसफी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की फिलॉसफी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की फिलॉसफी, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी, जब हमने सबको स्टडी किया तो समझ आई कि मटेरियलिज्म की फिलॉसफी भी वन साइडेड है, जो कॉन्शियसनेस को सेकेंडरी और मटेरियलिज्म को सुप्रीम बनाती है। और जब हमने साइंटिफिकली स्टडी करा तो समझ आई कि ये मटेरियलिज्म नहीं, नेचर तो सिर्फ मटेरियल फॉर्म में नहीं है, नेचर तो वेव फॉर्म में भी है, नेचर तो एंटी मैटर में भी एग्जिस्ट करता है, नेचर तो डार्क मैटर में भी अब हाइपोथेसिस है, जहाँ एंटी एंटी मैटर भी जो एक हाइपोथेसिस ये प्रूव भी हुआ है कि एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसलिए मार्क्स ने मैटर को सुप्रीम बना के और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उसका सप्लीमेंट्री बना के कि जो भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो जो मैटर है उसका रिफ्लेक्शन है। थ्योरी जो है फिलॉसफी की पेश कर दी, जिसको वो सब्जेक्ट टू चेंज होनी चाहिए थी समय के मुताबिक, लेकिन उसको परमानेंटली लेनिन ने भी, प्लेखनोव और कोट्रास्की के बाद लेनिन ने भी उसी को फॉलो करते हुए एंजल्स की थ्योरी को, मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी एंजल्स ने, उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये फंडामेंटल लॉ है चेंज का। जब हमने स्टडी किया नेचर में, सोसाइटी में, तो समझ आई कि कंट्राडिक्शन नहीं, कंट्राडिक्शन लॉ नहीं है, बल्कि हर प्रोसेस का सोसाइटी का नेचर से इंटरेक्शन है थ्रू यूनिटी एंड स्ट्रगल के जरिए। कभी यूनिटी पहले, कभी स्ट्रगल बाद में, कभी स्ट्रगल प्राइमरी और यूनिटी सेकेंडरी। यूनिटी और स्ट्रगल के जरिए पूरी मैनकाइंड का नेचर से इंटरेक्शन, और फिर मैनकाइंड का अपने अंदर जो डिफरेंट सोशल क्लासेस ग्रुप्स हैं उनका इंटरेक्शन। इस प्रकार से ये इंटरेक्शन था यूनिटी एंड स्ट्रगल का बिटवीन नेचर एंड मैनकाइंड एंड विद इन मैनकाइंड। लेकिन मार्क्स ने, एंजल्स ने उसको एक हेगल के जो फिलॉसफी ऑफ थॉट थी और लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन था, वहां से उठाया, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के, बगैर किसी टेस्ट के उसको फिट कर दिया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, और कहा कि लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन जो है ये फंडामेंटल लॉ है, ये प्रिंसिपल लॉ है। उसके साथ दो सप्लीमेंट्री लॉ दे दिए, क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज एंड नेगेशन टू नेगेशन दे दिए, जो वो दो लॉ और दे दिए। वो दोनों ही लॉ अनहिस्टोरिकल है। एक उन्होंने कहा कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज चेंजेबल, हर चीज चेंजेबल है और ये यूनिवर्स जाना जाता है। ये मार्क्स का करेक्ट बात थी, ये पॉजिटिव थी। लेकिन जो उसने सेंटर थीसिस दिया फिलॉसफी का कि मैटर सुप्रीम है, वो लॉजिकली भी गलत है और हिस्टोरिकली भी गलत है, और एविडेंस भी ये साबित करते हैं कि मैटर नहीं बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का भी रोल है, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नेचर से इंटरेक्शन और आपस के इंटरेक्शन से ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। यहाँ सुप्रामेसी ऑफ मैटर की
थ्योरी रॉन्ग थ्योरी है। और मटेरियल सेंट्रिक थ्योरी ये एक मैं समझता हूं कि बड़ी ओल्ड थ्योरी है, जो ओल्ड साइंस थी 18वीं सेंचुरी में। कार्पस्कुलर की जो समझ थी मैटर के बारे में, जो आज साइंस नहीं मानती। साइंस बहुत दूर आगे पहुंच गई है, तो इसलिए ये आउटडेटेड समझ है, वन साइडेड समझ है फिलॉसफी में। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन भी जो करेक्ट नहीं है, और जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये क्लास स्ट्रगल की थ्योरी। सारी हिस्ट्री अब हम समझते हैं जहां क्लासेस की स्ट्रगल रही है, वहां रूलिंग क्लासेस की मोस्टली अपनी स्ट्रगलें रही हैं। सारे राज आपस में लड़ते आए हैं और आपस में लड़ाइयां करते हैं, एक दूसरा राजपाट खत्म करते आए हैं। जहां कैपिटलिज्म में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो वो कैपिटलिस्टों के बीच हुई, और पूरा ऑटोमोबाइल एम्पायर इन्होंने खत्म करके बंदर बांट की। सेकंड वर्ल्ड वार में भी ये कैपिटलिस्ट ही आपस में लड़े, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी जिसमें सोशलिस्ट रूस भी शामिल हो गया अमेरिका और इंग्लैंड के साथ, और इन्होंने फिर सेकंड वर्ल्ड वार में भी वर्ल्ड की बंदर बांट की, मुल्क बांटे, जर्मन को बांट दिया, कोरिया को बांट दिया, कई टेरिटरियां बांटी, कई आइलैंड्स बांट लिए आपस में इन्होंने। एक तो ये समझ आता है कि ये जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी मार्क्स ने पेश की है कि यही हिस्ट्री का लॉ है, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सारी क्लास स्ट्रगल से हुई है। जब हमने सारे एक्सपीरियंस दोबारा रिविजिट किए, सारा रिसर्च करी, तो समझ आई कि नहीं, ये एक तरफ ओप्रेसर और एक तरफ रूलर्स के बीच कंट्राडिक्शन। लेकिन समझ आई इनकी आपसी कंट्राडिक्शनों से कई चीज परिवर्तन हुए, और कंप्रोमाइज के साथ भी कंप्रोमाइज हुए। फिर हमने देखा कि सारी डेवलपमेंट जो हुई है कि वो वन साइडेड नहीं हुई है, वो ह्यूमन सेंट्रिक जो इंटरेक्शन है उससे नहीं हुई है, बल्कि एक तरफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस और यूनिट्स, और दूसरी तरफ पूरी ह्यूमन काइंड्स का नेचर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेचर को समझ के इंसान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सोसाइटी में यूज किया और फर्दर रिसर्च के लिए यूज किया। इस तरीके से टू साइडेड इंटरेक्शन से ये सारी हिस्ट्री जो है उसमें चेंजेस आई है, उसमें एवोल्यूशन हुआ है, एक फॉर्मेशन से दूसरी फॉर्मेशन में, और आज ग्लोबल स्टेज में पहुंची है। इसलिए हिस्टोरिकल एविडेंस तो और एक्सपीरियंस प्रूव करता है कि ये भी थ्योरियां वन साइडेड थी। भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम खास करके रूस चीन में आए, बड़ी प्रोग्रेस की इन्होंने, बड़े लेवल पे इन्होंने कुछ सोशल वेलफेयर के काम भी किए, मॉडर्नाइज भी की, सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज किए, पूरी इकोनॉमी नेशनलाइज कर दी। चाइना ने भी कर दी, रशिया ने भी कर दी। लेनिन के पीरियड में वो सारी इकोनॉमी नेशनलाइज हो गई, लेकिन 1921 में उसको रियलाइज हो गया कि बाहर कम्युनिज्म फेल हो रहा है, उसने टोटल हर चीज प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी। फिर 1921 में लेनिन को रियलाइज हुआ, फिर उसने सेंट्रल कमेटी में डिस्कस करते हुए, ये स्टालिन और ट्रॉट्स्की नहीं मानते थे, उन्होंने इसको, फिर लेनिन ने कन्विंस किया उनको, तो फिर बाहर कम्युनिज्म को विड्रा करते हुए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत स्मॉल स्केल लेवल पे, छोटे लेवल की प्राइवेट ओनरशिप को बहाल किया। फिर उसके बाद 1922 में स्टालिन ने कमांड संभाल ली, 24 में लेनिन की डेथ हो गई, और स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बीच कंट्राडिक्शन हो गई जो मुझे पूछ रहे हैं। स्टालिन ने ये सिद्धांत दे दिया कि एक कंट्री में सोशलिज्म बिल्ड किया जा सकता है, हम सोवियत यूनियन में सोशलिज्म बिल्ड करेंगे। ट्रॉट्स्की ये कहते थे कि रिवोल्यूशन जो रशिया में हुआ है, ये अभी ये यहाँ नहीं रुकना है, इसको आगे परमानेंट आगे ले जाओ, पूरी दुनिया में ले जाओ, इनकलाब को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ, और हमें इंटरनेशनल बनानी चाहिए। तो लेकिन वो ट्रॉट्स्की बोल्शेविक पार्टी में शामिल हुए थे जब रिवोल्यूशन से कुछ दिन पहले, तो लेनिन के साथ उन्होंने काम किया, इनकलाब किया। उस वक्त तो कभी भी ट्रॉट्स्की ने अपोज नहीं किया। बेसिकली इसकी बुनियाद सोशलिज्म वन कंट्री की बुनियाद तो लेनिन के पीरियड में रखी गई थी। सबसे बड़ी वायलेशन ये हुई थी कि जब मार्क्स ने कोई नेशनल पार्टी नहीं बनाई। मार्क्स के पीरियड में तो जब 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया, तो वहां पर इंटरनेशनल वर्क्समैन एसोसिएशन बनाई थी। उसने अपने पीरियड में तो कोई नेशनल पार्टी ना बनाई, ना रिकमेंड करी। ये तो लेनिन ने किया। लेनिन ने कहा कि अगर इनकलाब करना है तो इनकलाबी पार्टी बनानी होगी, इसलिए उसने एक पहले आरएसडीएलपी बनी, वही उसकी डिवीजन हुई बोल्शेविक और मोनेशिविक में। तो वही बोल्शेविक पार्टी जो है जिसने इनकलाब किया, उसका नाम फिर अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन सीपीएसयू रखा गया। तो ये जो नेशनल पार्टियों का जो चलन हुआ, ये पहले लेनिन ने शुरुआत की, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में नेशनल पार्टियां जो वजूद में आ गई। तो पूरी दुनिया में इन्होंने जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल मुहिम थी, जिसको मार्क्स ने मैनिफेस्टो में कहा था कि वर्कर्स का कोई मुल्क नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपने अपने मुल्कों में फोकस कर दिया।
और फिर सारा कुछ वन साइडेडली नेशनलाइज कर दिया। जिस मजदूर के नाम पर इन्होंने इनकलाब किया उस मजदूर को फिर बेज वर्कर ही रखा और उसको बोलने नहीं दिया। सारी अथॉरिटी मोनोपलाइज कर ली पार्टी ने, सारी इकोनॉमी मोनोपलाइज कर ली। पार्टी के लीडर और ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने इकोनॉमी पर भी कब्जा कर लिया और पावर पर भी कब्जा कर लिया और लोगों की फ्रीडम छीन ली, लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम छीन ली, लोगों की जो इंडिविजुअल जो रियलिटी है कि इंसान का एक डायमेंशन इंडिविजुअल है। जितनी बेदर्दी के साथ सोशलिस्ट मुल्कों में इन्होंने इंडिविजुअल को कुचला, इंडिविजुअल फ्रीडम को कुचला, इंडिविजुअल हम देखते हैं कि इस तरीके से इन्होंने पूरे सोशलिस्ट कंट्रियों में लोगों की आज़ादी छीन ली। जिन मजदूरों के नाम पर, जिन प्रोलिटेरियन के नाम पर प्रोलिटेरियन इनकलाब कहा गया, उस प्रोलिटेरियन को तो सिर्फ वही मजदूर ही रखा गया, उसको बोलने का हक भी नहीं दिया, उसको मैनेजमेंट में भी हक नहीं दिया। शुरू में इन्होंने लेनिन के पीरियड में स्लोगन दिए थे कि ऑल पावर्स टू द सोवियट्स, लेकिन धीरे धीरे करते सारी पावर पता चला जब 20वीं पार्टी कांग्रेस की रिपोर्ट लीक हुई सोवियत यूनियन की, तो उसमें पता चला कि इतना टायरेनिकल और इतना ब्रूटैलिटी स्टालिन के पीरियड में हुई कि कम से कम 5 करोड़ लोग, 50 मिलियन लोगों के कत्ल हुए सोवियत यूनियन के अंदर स्टालिन के पीरियड में। ये आप अंदाजा लगा लो। जो बोला, जिसने पार्टी के अंदर आवाज उठाई स्टालिन के खिलाफ, जिसने कहा कि ये कमी है, ये वन साइडेड है, उसने किसी को बोलने नहीं दिया। ये कौन सा मॉडल है? ये तो इससे तो कैपिटलिस्टों के मॉडल में फ्रीडम है कि वहां बोला जा सकता है, अमेरिका में जो मर्जी बोलो, लेकिन यहां जो बोला उसको कुचल दिया। पहले तो स्टालिन है पार्टी के अंदर जो देखा कि ये मेरे राइवल है, पहले तो उसने स्टालिन को रूस से निकलवा दिया। फिर स्टालिन का वहां पर मैक्सिको में स्टालिन का एक रूसी एजेंट ने कत्ल कर दिया। ये तो बड़ा गुनाह कर दिया ना कि ट्राट्स्की का क्यों कत्ल करना चाहिए था? अगर ट्राट्स्की को ये